सुबह का समय था। हिमाचल प्रदेश के सबसे सुंदर हिल स्टेशन डलहौजी की एक ऊंची पहाड़ी पर करीब 18-19 साल की एक लड़की ठंड में कांपते हुए पेंटिंग बना रही थी। वो यहाँ सिर्फ खूबसूरत वादियों में उगते सूरज को अपने हाथों से कैनवस पर उतारने आई थी। उसने खुद को पूरी तरह गर्म कपड़ों से और चेहरे को हरे स्कार्फ से ढक रखा था, जिससे उसकी गहरी ब्राउन आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो तेजी से अपनी पेंटिंग बनाने में लगी हुई थी। तभी उसका फोन तेज आवाज में बजने लगा। वो गुस्से से फोन को देखती हुई बोली, ओह गॉड, लगता है मॉम जग गई। आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। उसने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज आई, मानवी कहाँ है तू? कितनी बार कहा है अकेले मत निकला कर। जल्दी फार्म हाउस वापस आ जा। और हाँ, ये बता, चेहरे को स्कार्फ से ढक कर रखा है ना? मानवी बोली, हाँ माँ, मेरा चेहरा ढका हुआ है और मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। इतना कहकर मानवी ने फोन रखा और जल्दी जल्दी अपनी सारी चीजें समेटने लगी। उसने अपने कंधे पर बैग टांगा, हाथों में पहने दस्तानों को उतारकर जल्दी से बैग में रख दिए और अपने हाथ ओवरकोट की जेब में डाल लिए। फिर वो रास्ता ढूंढने लगी, क्योंकि सुबह सुबह सूरज देखने की जल्दी में वो ये भूल गई थी कि वो कितनी दूर तक आ गई है। मानवी सिंह ने अभी स्कूल खत्म किया था और अब कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रही थी। उसे पहाड़, वादियां और खुले आसमान बहुत पसंद थे। हर साल वो अपने परिवार के साथ किसी नई जगह घूमने जाती थी, लेकिन उसकी माँ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इसका जवाब खुद मानवी के पास भी नहीं था। मानवी गुनगुनाते हुए अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सुबह का वक्त था, सड़क पूरी तरह खाली थी। उसे चलते हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। वो चौंक गई और डरते हुए खुद से बोली, ये क्या सुना मैंने? यहाँ गोली कौन चला रहा है? रास्ता सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। डरते हुए वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी थी और उसके सामने एक जीप थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और लगातार उस कार पर गोलियां चला रहे थे। मानवी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फायरिंग लगातार जारी थी। ऐसा लग रहा था कि कार में भी कोई छिपा हुआ था, क्योंकि वहां से भी कभी कभी जवाबी गोलियां चल रही थी। मानवी की चिंता अब सिर्फ उस फायरिंग की नहीं थी। उसे इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि अगर वो लेट पहुंची तो उसकी माँ सच में उसे चप्पल से पीटेगी। लेकिन असली डर ये था कि कहीं उसके सामने कोई मर ना जाए। उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे जल्दी से अपने फोन में पुलिस का सायरन बजाना शुरू किया। उसके फोन की आवाज काफी तेज थी। उसे नहीं पता था कि वो किसी को बचाने की कोशिश में खुद को खतरे में डाल रही है। उधर जीप में बैठे लोगों के चेहरे कवर्ड थे। उन्होंने अजीब सी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। एक आदमी ने सायरन की आवाज सुनकर घबराकर कहा, पुलिस? लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? खबर के हिसाब से तो किसी को नहीं पता था कि हम यहाँ हैं। दूसरा आदमी बोला, हमें निकलना होगा, अगर पकड़े गए तो बॉस हमें मार डालेगा। मुझे लगता है वो मर चुका है, उसे यहीं छोड़ दो। 2 मिनट के अंदर ही वो लोग वहां से चले गए। अब मानवी को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, बिल्कुल शांति। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर भी तो पहुंचना था। धीरे धीरे उसके कदम खुद ब खुद उस कार की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो पास पहुंची, उसे देखा कि कार में करीब 31 साल का एक आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर ब्लैक मास्क और सिर पर ब्लैक हुडी थी। पूरा लुक थोड़ा अजीब लग रहा था। शायद उस आदमी को एहसास हो गया था कि कोई उसके पास है। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और झट से गन तान दी। ये देखकर मानवी डर गई। वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, ओ हेलो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उसकी आंखें देखकर मानवी की हालत और खराब हो गई। बहुत डरावनी आंखें थी उसकी। मानवी ने देखा कि उस आदमी के शरीर पर खून फैला हुआ था। शायद उसे गोली लगी थी। मानवी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए, लेकिन उसे यूं मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया और जल्दी से उस आदमी के पेट पर बांधते हुए बोली, तुम्हें बहुत चोट लगी है, क्या मैं किसी को बुला लाऊं? वो आदमी ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। शायद वो पहली लड़की थी जो उसके इतने करीब आई थी। खून लगातार बह रहा था, इसलिए मानवी ने अपने गले से स्टॉल निकाला और पेट पर कसकर बांध दिया। वो आदमी अब भी बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वहीं मानवी को उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। मानवी का चेहरा उसके चेहरे के पास था और शायद उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उस आदमी को भी अजीब सा एहसास कराया।
मानवी जल्दी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही ठंडी और डरावनी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उस आदमी ने अपनी गन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास बैठो, मेरे लोग आ रहे हैं, इसे संभालो। अब मानवी उसके ठीक पास बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, और अब उसके हाथ में एक गन थी जिसे वो कांपते हुए पकड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर उस आदमी का सिर महसूस हुआ। वो हैरान रह गई। वो मन ही मन सोच रही थी, कौन होता है मेरा इतना करीब आने वाला? मैं तो इसकी मदद कर रही हूँ। वो कुछ कहने वाली थी कि आदमी ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, शांति से बैठो। मानवी झुककर धीरे धीरे उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। अभी तक उसकी आंखों के अलावा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो शांति से बैठ गई थी। अभी उसे बैठे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि कुछ कारें आकर पास में रुक गई। उनमें से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने करीब 25-30 लोग उतरे और तुरंत कार को चारों तरफ से घेर लिया। मानवी एकदम से घबरा गई। उसने डर और गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी गन उनकी तरफ तानते हुए कहा, दूर रहो उससे, मैं तुम लोगों को मार भी सकती हूँ। सामने खड़े लोग एक पल के लिए ठिठक गए। वो घबराए हुए थे क्योंकि उनके सामने उनका बॉस था और उसके पास एक लड़की बैठी थी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उनमें से एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो सीधा उस जख्मी आदमी के पास पहुंचा और बोला, बॉस अब ठीक है? उस आदमी ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। इसके बाद उसे मानवी की तरफ देखा और बोला, ये मेरे आदमी है। मानवी थोड़ा झेंपते हुए गन उस आदमी को पकड़ाते हुए बोली, इसे संभालो यार, बहुत भारी है, मेरा तो हाथ ही दुखने लगा। वो लड़का आगे बढ़कर अपने बॉस को सहारा देकर उठाता है और कार में बिठाने लगता है। जाते जाते वो जख्मी आदमी मानवी की तरफ देखता है और कहता है, अगली बार किसी अनजान की मदद करने से पहले ये सोच लेना कि कहीं तुम खुद मुसीबत में न पड़ जाओ। ये सुनकर मानवी का मुंह बन गया। वो मन ही मन बोली, वाह, शुक्रिया तो कहा नहीं, ऊपर से सुनाए जा रहा है। उसने उसे घूरा और बिना कुछ बोले वहां से मुड़कर चली गई। उसी वक्त वो जख्मी आदमी अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसके पीछे जाओ, उसे सही सलामत उसके घर तक छोड़कर आओ। सारे बॉडीगार्ड्स हैरान थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी सवाल करने की, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं था। ये था माफिया की दुनिया का बादशाह, बिजनेस वर्ल्ड का किंग, अभय राय ज़्यादा। अभय गाड़ी में बैठा चुपचाप अपने हाथ में पकड़े उस हरे स्कार्फ को देख रहा था। वो धीरे से मुस्कुराया और बड़बड़ाता हुआ बोला, अब जब तुम मेरे करीब आ ही गई हो तो मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। यह अभय राय ज़्यादा का वादा है। दूसरी तरफ मानवी जब वापस फार्म हाउस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने किसी की मदद की थी, लेकिन सामने वाले इंसान ने न शुक्रिया कहा न ही इज्जत से बात की। उल्टा उसे सुनाकर चला गया और हुक्म के अंदाज में कहता गया, अब किसी की मदद मत करना। वो बार बार उस इंसान को याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो खुद से बड़बड़ाई, कितना अकड़ू इंसान था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो उसे दोबारा बात नहीं करेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो उस इंसान के और भी करीब जा चुकी है और चाह कर भी उसे दूर नहीं जा पाएगी। उसे ये भी नहीं मालूम था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही मानवी ने फार्म हाउस के अंदर कदम रखा, एक चप्पल उसके पास आकर गिरी। उसे ध्यान से देखा, वो उसकी माँ की चप्पल थी। उसे तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। मानवी ने दिल पर हाथ रखकर कहा, ये क्या है माँ, मैं तो लौट आई हूँ, क्या आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? चप्पल फेंक दी आपने। उसकी माँ गुस्से में बोली, पिछले आधे घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ, तू बोली थी 10 मिनट में आ जाएगी। अब मानवी माँ को कैसे बताती कि वो किसी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई है। खुद उसे नहीं पता था कि वो किस गैंगस्टर की मदद करके आई है या किससे पंगा ले लिया है। अगर वो कहती कि किसी अनजान इंसान की मदद करने गई थी और वहाँ गोलियां चल रही थी, तो उसकी और पिटाई हो जाती। वो दौड़कर अपनी दादी के पीछे छिप गई और बोली, दादी मुझे मम्मी से बचाओ, ये हिटलर बनकर मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है हमेशा। मानवी की बातें सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, शरारतें तुम करो और छुप मेरे पीछे जाओ। तुम्हारी माँ तो पूरी हिटलर है, हम मुझे भी नहीं छोड़ेगी। जो सुबह की मीठी चाय मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। मानवी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हम सब कितने अच्छे हैं, बस मम्मी ही हिटलर है। इस पर उसकी माँ गुस्से से बोली, तेरे चेहरे से स्कार्फ गायब कैसे हो गया? कितनी बार समझाया है कि बिना स्कार्फ के अपना चेहरा मत दिखाया कर। ये चेहरा नहीं, तुम्हारा अतीत है बेटा। अगर ये चेहरा दुनिया के सामने आया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या है मानवी के चेहरे का राज और मानवी का अतीत?
क्या अभय रायजादा मानवी के प्यार में पड़ने वाला है? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मानवी ने अपना चेहरा स्कार्फ से नहीं ढका था, इसलिए उसकी माँ चंद्रिका जी काफी गुस्से में थी। उन्होंने एक और चप्पल उठाकर मानवी की तरफ फेंका। ये देखकर मानवी जल्दी से भाग गई और अपने पिता के पीछे छुप गई। उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम अब मुझे क्यों पिटवाना चाहती हो? तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो? मानवी बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, आपने प्रॉमिस किया था कि जब हम डलहौजी आएंगे तो घूमने जाएंगे, लेकिन आप लोग तो मुझे लेकर जाते ही नहीं है। हम यहाँ फार्म हाउस में रहने के लिए थोड़ी आए हैं, मुझे भी घूमना फिरना है। वो थोड़ी रुक कर बोली, अब मेरे चेहरे के कारण क्या मुसीबत आएगी ये मुझे कोई नहीं बताता, तो मैं क्या करूँ? मैं कोई कैदी थोड़ी हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पेंटिंग के लिए बाहर जाना है तो वो जाने नहीं देती, इसलिए मैं बिना बताए चली गई। पिछले 3 सालों से वो डलहौजी आने की जिद कर रही थी। उसे पहाड़ देखने थे, घूमना था। इसी वजह से इस बार सिंह फैमिली उसे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन यहाँ भी उसे हमेशा सबके साथ ही रहना पड़ता था। ना तो वो दोस्त बना सकती थी और जो दोस्त उसकी थी वे उसके घर नहीं आ सकती थी। चंद्रिका जी वहीं लगे सोफे पर बैठ गई। उनकी आंखों में उदासी और दर्द था। उनके पति तुषार सिंह और उनकी सास इंद्राणी सिंह ये सब देख सकते थे, लेकिन मजबूर थे। अपने बच्चों के सामने वे पुराने अतीत को नहीं ला सकते थे। इसलिए तुषार जी ने बात पलटी और बोले, मानवी तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो किसी को साथ लेकर जाओ। जमाना अच्छा नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो, इसीलिए सब डरते हैं। मानवी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, सॉरी, अगली बार किसी को साथ लेकर ही जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई, क्योंकि 11 बजे उन्हें यहाँ से निकलना था अपने शहर दिल्ली के लिए। वही शहर जहाँ वो पली बड़ी थी और जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके जाने के बाद इंद्राणी जी अपनी बहू चंद्रिका के पास बैठी और बोली, तुम उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर रही हो। इस बात को बीते 19 साल हो चुके हैं। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देहरादून छोड़ दिया, अब दिल्ली जैसे बड़े शहर में है। उसे कोई ढूंढ नहीं सकता, लेकिन तुम जैसे उससे पेश आती हो, कहीं वो क्यूरियोसिटी में सच जानने ना निकल पड़े। वो थोड़ी रुकी और फिर बोली, और फिर वो अपने अतीत की तरफ लौटना शुरू कर देगी। चंद्रिका जी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, माँ अब जानती है मैं उसे बचाना चाहती हूँ उस हैवानियत की दुनिया से। इंद्राणी जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, तो फिर तुम इस तरह कैसे कह सकती हो? अगर तुम उससे हमेशा अच्छी तरह से पेश आओगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। इतना कहकर वो चुप हो गई। तभी तुषार जी उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, उसे उड़ने दो। अगर तुम उसे छुपा कर रखोगी तो एक न एक दिन सब सामने आ ही जाएगा। उसे अपने सपने पूरे करने दो। इस तरह रोक कर रखोगी तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी? कल को उसकी शादी करोगी तो क्या सारी उम्र उसे घर में ही रखोगी? उन्होंने आगे कहा, हम सब पुराना अतीत भूल चुके हैं। उसके सामने वो सच कभी नहीं आएगा। मैं आने ही नहीं दूंगा। वो मानवी सिंह है, सिंह परिवार की सबसे लाडली। उसे जो चाहिए उसे करने दो। चंद्रिका जी ने आंखें बंद कर ली। अतीत बहुत ही खतरनाक और डरावना था। मानवी को छिपाने के लिए उन्होंने 18 साल तक लगातार मेहनत की थी, लेकिन अब भी बहुत सारे सवाल थे कि वो उसके लिए और क्या कर सकती है और अब आगे क्या करना होगा। दूसरी तरफ डलहौजी के एक बड़े से फार्म हाउस में 50 से भी ज्यादा लोगों की टीम खड़ी थी। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वे घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिनके लिए वे यहाँ आए हैं वो इंसान कितना खतरनाक और डरावना है। वे सभी एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे। सुबह उनका बॉस सिर्फ 15 मिनट के लिए बाहर गया था और उसी दौरान उस पर इतना बड़ा हमला हो गया। सबसे हैरानी की बात ये थी कि किसी को भी ये नहीं पता था कि उनका बॉस अकेले बाहर क्यों गया और ये सब हुआ कैसे। उनका सिक्योरिटी हेड भी बुरी तरह घबराया हुआ था। वो बार बार अपने माथे का पसीना साफ कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका बॉस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। वो किसी मौत के देवता की तरह था। उसकी आंखों में ही एक डरावनी सी भावना झलकती थी। वो किसी हैवान से कम नहीं था। इस वक्त वो खून से लथपथ पड़ा था। उसे 3 से ज्यादा गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सिगरेट के कश लेते हुए डॉक्टर को घूर रहा था। डॉक्टर को वो ऐसे देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही उसे खत्म कर देगा। उसे अपने खून बहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने जब उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने की बात कही तो उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितनी जल्दी हो सके गोलियां निकालो।
मुझे फ्लाइट पकड़नी है। डॉक्टर डरते हुए बोला। ये पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत दर्द होगा। वो धीरे से बड़बड़ाया। दर्द मुझे नहीं, उसे होगा। वो खुद मेरी बाहों में जो आ गई है। वो पागलों की तरह मुस्कुराया और बोला, उसकी महक मुझे पागल कर रही है। वो पहली लड़की होगी जो अभय रायजादा का जुनून और पागलपन देखेगी। डॉक्टर डरते डरते उसकी बॉडी से गोली निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर जरा भी चूका तो इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर के माथे पर भी पसीना था। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि ये इंसान दोबारा उसके सामने कभी ना आए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। उसे और उसकी मेडिकल टीम को हर महीने लाखों रुपए सिर्फ अभय का ध्यान रखने के लिए मिलते थे। तभी फार्म हाउस पर वो गार्ड वापस आया जो मानवी को वहां तक छोड़कर गया था। वो सीधे अभय के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मानवी सिंह नाम है उनका, सिंह परिवार की सबसे छोटी बेटी है। अभय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे सोचते हुए कहा, इतनी हसीन कि हर कोई उसका दीवाना हो जाए। गार्ड धीरे से बोला, वो लोग 11 बजे की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। बाकी की जानकारी निकलवा रहा हूँ। कोई और हुक्म हो तो बताइए किंग। अभय ने उंगली से जाने का इशारा किया और डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, 1 घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी करो। डॉक्टर अंदर से कांप रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये इंसान मौत से नहीं डरता? क्या इसके पास कोई सुपर पावर है? इतना खून बह चुका है और फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभय ने अपने सिक्योरिटी हेड और असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, माइकल 5 मिनट के अंदर सबको यहाँ से भेज दो और शाम 4 बजे तक मेरी क्वीन की सारी फाइल चाहिए। समझ रहे हो ना? माइकल ने बस सिर झुका दिया। माइकल ही अभय रायजादा का सबसे भरोसेमंद आदमी था, मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड और अभय जितना ही खतरनाक। डॉक्टर ने गोलियां निकाली और ड्रेसिंग की और वहां से ऐसे भागा जैसे जान में जान आई हो। बाहर उसकी टीम खड़ी थी। उनमें से एक नर्स ने धीरे से कहा, मुझे तो उस लड़की पर तरस आ रहा है। उसे पता भी नहीं कि उसने किस हैवान की मदद की है। डॉक्टर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, अपनी जुबान बंद रखो। अगर किसी ने ये सुन लिया ना तो यहीं दफन हो जाओगी, तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिलेगी। अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लेना कि किसके बारे में बात कर रही हो। नर्स चुप हो गई, पर टीम में एक और डॉक्टर थी जो अभय को अलग नजर से देख रही थी। वो बस मुस्कुरा रही थी। वो इस टीम का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनी थी ताकि वो अभय रायजादा के करीब रह सके। अभय रायजादा कभी किसी पर ध्यान नहीं देता था। हर कोई उसका फॉलोअर था। बिजनेस की दुनिया में उसका नाम था, पर उसके कई काम कानून के दायरे से बाहर भी थे। उसने अपनी खून से सनी शर्ट उतारी और फिर वही स्कार्फ हाथ में लिया जिसे मानवी ने उसे बांधा था। उसे महसूस किया, आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाया, बच्ची तुमने गलती कर दी। तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी चीजें वापस नहीं करता। जो मुझे पसंद आ जाए वो सिर्फ मेरा होता है। तुम्हारी महक मुझे पागल कर रही है। तुम मुझे बचाने नहीं, खुद को बर्बाद करने आई थी। देखा ना क्या कर दिया तुमने? मुझे खुद का दीवाना बनाकर चली गई हो। दूसरी ओर मानवी इन सब बातों से अनजान अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। उसे पहाड़ बेहद पसंद थे। दिल से जुड़ा हुआ सा लगता था ये इलाका। उसे समझ नहीं आता था कि दिल्ली उसका घर होकर भी कभी उसका घर क्यों नहीं लगता था। उसे घूमने सिर्फ इस शर्त पर लाया गया था कि वो वापस जाकर दिल्ली में ही कॉलेज शुरू करेगी। वो चुपचाप बैठी थी कि तभी उसके दोनों भाई कमरे में आए। उन्होंने उसे उदास देख लिया और एक ने मुस्कुराते हुए कहा, यार तू चिल क्यों नहीं करती? मॉम तो घर जाकर फिर से ठीक हो जाएंगी। तुझसे कितना प्यार करती हैं वो। दूसरे भाई ने कहा, तेरी हर पसंद का ध्यान रखती हैं, हमें तो डांट देती हैं। तुझे तो कभी ऊंची आवाज में भी नहीं बोलती। मानवी हल्के गुस्से में बोली, फिर भी मुझे देखकर हिटलर क्यों बन जाती है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसका भाई हंसते हुए उसके बाल खींचता है। तू बुरी नहीं, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। याद है जब तू छोटी थी और मैं तुझे अपने कॉलेज ले जाता था? लड़के तो छोड़, लड़कियां भी तुझे घूरती रहती थी। मेरा दोस्त, वो टीचर का बेटा, उसने तो कहा था कि जब तू बड़ी होगी तो वो तुझसे शादी करेगा। वो हंसते हुए आगे बोला, शुक्र है वो विदेश चला गया, वरना अब तक रिश्ता लेकर आ गया होता। इस पर मानवी भी हंस पड़ी। ये उसके लिए नई बात नहीं थी। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। शादी के रिश्तों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन माँ ने हमेशा एक दीवार बनकर उसे दुनिया की नजरों से बचाए रखा। उसी वक्त नीचे मानवी की माँ बैग पैक कर रही थी। उनके हाथों में एक पुरानी एल्बम थी। तस्वीरों को पलटते हुए एक फोटो पर उनकी नजर रुक गई। उस फोटो को देखते हुए वो खुद से बुदबुदाई, उसे पहाड़ पसंद है, लेकिन मैं उसे इन पहाड़ों से प्यार नहीं करने दूंगी। जैसे तुझे जाने दिया था वैसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने 19 साल उसे दुनिया से छिपा कर रखा है।
आगे भी ऐसा ही करूंगी। अब उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो उसे हर नफरत और डर से बचा सके, बिल्कुल मेरी तरह। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अतीत फिर से लौट कर आने को था और वे जानती थी मानवी का सामना अब उस सच्चाई से होना तय है जिससे वो इतने सालों से बचती आ रही थी। क्या चंद्रिका जी मानवी को अभय रायजादा से बचा पाएगी? क्या है मानवी और चंद्रिका जी का अतीत? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहे हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मानवी अपने घर दिल्ली वापस जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं अभय रायजादा का भरोसेमंद आदमी माइकल अपने काम में लग गया था। इस वक्त उसका एक ही मकसद था, मानवी सिंह की सारी जानकारी जुटाकर अपने बॉस को देना। माइकल पिछले 13 सालों से अभय को जानता था। उसे पता था कि अभय अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर पीछे हटना उसके बस की बात नहीं। अगर वो किसी की मौत चाहता तो उसे मार कर ही चैन लेता। अब तो बात थी किसी को अपनी क्वीन बनाने की। माइकल थोड़ा हैरान भी था। अभय के पास इतने राज थे कि वो कभी किसी के करीब नहीं गया, लेकिन इस लड़की के लिए वो कुछ ज्यादा ही पागलपन दिखा रहा था। माइकल को जो बात और भी ज्यादा खल रही थी वो ये थी कि मानवी सिर्फ 18 साल की थी और एक कॉलेज स्टूडेंट। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस आखिर क्या सोच रहा है। वो एक बच्ची से प्यार करने की बात कर रहा था, वो भी उस बच्ची से जो इतनी मासूम थी। जैसे जैसे माइकल मानवी के बारे में जानकारी निकालता गया, उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी होती गई। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। कई राज थे जो छिपे हुए थे, लेकिन उसे किसी से कुछ नहीं कहा। उसने फाइल बंद की और सीधे अपने बॉस के पास निकल पड़ा। उधर मानवी बहुत उदास थी। डलहौजी से वापस दिल्ली जाना था। पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि उसका मन कर रहा था कि यहीं रह जाए। वो अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, माँ, हम दोबारा कब यहाँ आएंगे? उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को इन वादियों से इतना लगाव हो। वजह वो नहीं बता सकती थी। मानवी अपने पर्स में रखे उस पुराने एल्बम को देख रही थी जिसे उसकी माँ छुपा कर लाई थी और अब वापस भी ले जा रही थी। वो सब लोग कार में बैठे थे। मानवी खिड़की से बाहर इन हसीन वादियों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। उसका भाई उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हम जल्दी ही वापस आएंगे मेरी छोटी सी शैतान मिर्ची। अब चुपचाप बैठ जाओ, इस तरह गर्दन बाहर मत निकालो, चोट लग सकती है। मानवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, भाई, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। प्लीज मम्मा से बोलो ना कि हम एक दिन और रुक जाएं। ये पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यहीं छोड़ दो, मैं सारी जिंदगी यहाँ रह सकती हूँ। कार में एकदम खामोशी छा गई। मानवी के आंसू सब महसूस कर पा रहे थे, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसे इन वादियों से इतना गहरा लगाव क्यों है। उसकी दादी ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, अच्छा सुन, अगले साल फिर यहाँ आएंगे। अगर तू नहीं रोई तो घर जाते ही तुझे 5,000 रुपए दूंगी और नए कपड़े भी दिलवाऊंगी। ये सुनकर मानवी थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि अब पैसे मिलने वाले थे। वो एक नंबर की शरारती थी और उन पैसों से कई नई शरारतें करने वाली थी। उसे मुस्कुराता देखकर सबको थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक इंसान था जो अंदर ही अंदर परेशान था। मानवी की माँ चंद्रिका जी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। जैसे जैसे मानवी बड़ी हो रही थी, चंद्रिका जी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। चंद्रिका जी धीरे से बोली, मुझे अब इसके बारे में कुछ सोचना होगा। उनके पति ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। आखिर ऐसा कौन सा राज था मानवी के बारे में जिसे वे दोनों छिपा रहे थे? सिंह परिवार कोई मामूली परिवार नहीं था। दिल्ली के बड़े रसूखदार लोगों में उनका नाम लिया जाता था। कई बड़े बिजनेसमैन के साथ उनका उठना बैठना था। मगर अजीब बात यह थी कि उन्होंने मानवी को कभी इस दुनिया का हिस्सा बनने नहीं दिया। उसे न कभी किसी पार्टी में ले जाया गया, न ही किसी दोस्त के घर। वो हमेशा घर और स्कूल के दायरे में ही रही। यहाँ तक कि बाहर की दुनिया को ये तक नहीं पता था कि सिंह परिवार की कोई बेटी भी है। इस बात को पूरी तरह से छिपा कर रखा गया था। मानवी के स्कूल में भी उसका सरनेम कभी दर्ज नहीं किया गया, ताकि कोई उसकी असली पहचान न जान सके। सबके लिए मानवी बस एक आम लड़की थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मानवी को लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है और दुनिया उसका फायदा उठा सकती है। शायद इसलिए उसे इतने नियमों में बांधा गया। उसके कॉलेज में एडमिशन के लिए भी चंद्रिका जी बहुत मुश्किल से मानी थी। उनका बस चलता तो वो उसे घर से ही पढ़ा लेती। उधर अभय मानवी से जुड़े फाइल को देखकर बेहद खुश था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। सिगरेट का कश लेते हुए वो बोला, माइकल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
उसे तो पता भी नहीं है कि मैं साए की तरह उसके पीछे हूँ। फ्लाइट का इंतजाम करो, हम अभी लौटेंगे। माइकल थोड़े घबराए हुए लहजे में बोला। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है और हमारी फ्लाइट शाम 4 बजे की है। अभय ने उसे घूरते हुए कहा। हम अभी निकलेंगे, मतलब अभी, और पता करो कि वो किस कॉलेज में जा रही है। माइकल चुपचाप वहां से चला गया। अभय मानवी की फोटो को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर धीमे स्वर में बोला, बच्ची, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। तुम अब मेरी हो चुकी हो। तुम्हारी वो खुशबू मुझे दीवाना बना रही है। तुम्हें मेरी बाहों में रहना है सारी उम्र। उसका कहने का अंदाज इतना डरावना था कि अगर कोई सुन लेता तो कांप उठता। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी लेकिन भीतर तक डराने वाली थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई माफिया सामने बैठा हो। उस वक्त उसमें एक बिजनेसमैन की झलक तो कहीं नहीं दिख रही थी। माइकल सोचने लगा, मेरा बॉस सच में उस लड़की के लिए पागल हो गया है, और वो लड़की अभी सिर्फ 18 साल की बच्ची है। मानवी पूरे रास्ते उदास रही। जब वो दिल्ली में अपने घर पहुंची तो उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था। उसका भाई और दादी उसे हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगली बार पक्का दोबारा ले चलेंगे, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोई नहीं जानता था कि इस लड़की को पहाड़ों में इतना लगाव क्यों है। वो बचपन से दिल्ली में पली बढ़ी है, लेकिन इस शहर से उसका कभी जुड़ाव नहीं रहा। जब वो छोटी थी तो पहाड़ों को देखकर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। धीरे धीरे ये मोहब्बत और गहरी होती गई। मानवी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी। वो अपने ही सवालों से जूझ रही थी। असल में उसे सुबह अपनी माँ और पिता की बातचीत सुनी थी। उसकी माँ रो रही थी और कह रही थी, मैं कभी भी मानवी को इन वादियों से प्यार नहीं करने दूंगी। मैं उसे हमेशा महफूज रखूंगी। मानवी को समझ नहीं आ रहा था कि माँ उसे किससे महफूज रखना चाहती थी। उसने सिर्फ बातें अधूरी सुनी थी, इसलिए पूछ भी नहीं पा रही थी। इसके अलावा उसके दिमाग में वो सुबह वाला इंसान बार बार आ रहा था। उसे उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थी। वो अजीब सी डरावनी आंखें बार बार उसके जहन में घूम रही थी। वो चुपचाप अपने बेड पर लेट गई और फोन खोल लिया। जो तस्वीरें उसने वहां खींची थी उन्हें देखने लगी। वो सब कितनी खूबसूरत थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, इन वादियों में जल्दी ही वापस आऊंगी। मम्मा को मनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उसकी मुस्कान इतनी दिलकश थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। पर मानवी को नहीं पता था कि वो किसी ऐसे इंसान का दिल छू चुकी थी जो पागलपन की हर हद पार कर सकता था, जो इंसान नहीं हैवान था। दिल्ली शहर की चहल पहल से काफी दूर एक आलीशान बंगले में अभय आराम से बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे में शराब का ग्लास। उसकी हर अदा में अजीब सा आकर्षण था। माइकल उसके सामने खड़ा था। अभय मुस्कुराते हुए बोला, क्या जानकारी है मेरी बच्ची की? कहाँ जा रही है वो? माइकल थोड़े संकोच में बोला, वो आपके कॉलेज में एडमिशन ले रही है, रायजादा कॉलेज। अभय की आंखों में चमक आ गई। वो हल्के से मुस्कुराया, तो इसमें दिक्कत क्या है? अब तो वो खुद ही मेरे करीब आ रही है। शायद किस्मत भी चाहती है कि वो मेरी हो जाए। अभय की मुस्कुराहट देखकर माइकल को अंदर तक डर लगने लगा। अभय का इरादा साफ था। वो जानता था कि सब कुछ उतना आसान नहीं होगा जितना दिखता है। सिंह फैमिली कोई आम परिवार नहीं थी। भले ही वे अभय के रुतबे के बराबर न हो, लेकिन वो मानवी को इतनी आसानी से किसी के हवाले नहीं करने वाले थे। अभय ने फाइल को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, जंग की तैयारी करो। वो एक आजाद परिंदा है, पर अब नहीं। उस परिंदे को मैं अपने पिंजरे में कैद करूंगा। बहुत अच्छे से छिपाया है उन्होंने उसे, लेकिन अब नहीं। अब वो मेरी नजरों में है, मेरी रूह में बस चुकी है। ये कहते कहते वो जोर से हंसने लगा, जिसे माइकल अंदर तक कांप गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये सब कुछ बहुत डरावना था। वो जानता था सालों पुरानी दुश्मनी एक पल में खत्म नहीं होती, और मानवी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। उधर दिल्ली के दूसरे छोर पर शहर के एक पॉश इलाके में एक शानदार बंगला था, जिसके बाहर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रायजादा फैमिली। इस वक्त पूरे घर में चहल पहल थी। सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। वजह थी 2 साल बाद अभय का छोटा भाई हारून रायजादा की भारत वापसी। वो पिछले 2 सालों से एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के कारण विदेश में था, और अब उसकी घर वापसी पर पूरा घर उत्साह से भर गया था। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक और बात ने सबको बेचैन कर रखा था। वो था अभय। वो इस घर का हिस्सा होते हुए भी घर में अजनबी जैसा था। कब आता कब चला जाता किसी को पता नहीं चलता। उसके कमरे में केवल उसकी माँ
फाल्गुनी ही जाती थी। अभय का स्वभाव किसी की समझ में नहीं आता था। कोई उससे सीधे मुंह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। जब तक वो 22 का नहीं हुआ सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन एक हादसा हुआ और उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। उस दिन के बाद वो बदल गया, एक ऐसा इंसान जिसे न जिंदगी की परवाह थी न मौत की। किस हादसे के बाद अभय बन गया था हैवान? क्या अभय मानवी को पा सकेगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। रायजादा फैमिली के सबसे बड़े सदस्य यानी अभय के दादा भास्कर जी और दादी भारती जी हॉल में बैठे थे। दोनों इस वक्त नाराजगी से एक दूसरे को देख रहे थे। इसकी वजह साफ थी, भारती जी चाहती थी कि अभय अब शादी कर ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, इसलिए वो उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आती थी और बात करती थी। लेकिन भास्कर जी हमेशा उन्हें मना कर देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभय इतना आसान इंसान नहीं है कि किसी भी आम लड़की से शादी कर ले। तभी अभय की माँ फाल्गुनी जी वहां आकर मुस्कुराते हुए बोली, माँ पापा, अगर आप लोगों की बहस हो चुकी हो तो अब खाना खा लो। हारून को आने में अभी काफी वक्त है, वो शाम तक आएंगे। और आपके बड़े पोते का तो कुछ पता ही नहीं, फोन तक नहीं उठा रहा, और आपकी लाडली अभी तक सो रही है। भारती जी गुस्से में फाल्गुनी जी की तरफ देखकर बोली, और तुम्हारे देवर देवरानी कहाँ हैं? नामित और देविका को घर की कोई चिंता नहीं है क्या? फाल्गुनी जी हंसते हुए बोली, माँ बोलो तो अभी आ जाएंगे। उनके बच्चे छोटे हैं इसलिए थोड़ी देर हो गई। आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करती है। भारती जी घूरकर फाल्गुनी जी को देखने लगी पर कुछ नहीं बोली। फाल्गुनी जी इस घर की जान थी, इस घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान वो रखती थी। तभी अभय के पिता ओम जी सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोले, आपके बेटे का कुछ पता चला? पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, हमारी किसी बात का जवाब नहीं देता, हमारा कोई फोन नहीं उठाता। कभी कभी तो हम हैरान हो जाते हैं, इसे हमने ही पैदा किया है ना। हम में से तो कोई इतना डरावना नहीं है जितना ये इंसान है। उनकी बात सुनकर सब लोग उन्हें घूरकर देखने लगे। इस घर में अभय के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, ओम जी में भी नहीं। शाम का समय, सिंह फैमिली इस समय हॉल में बैठी हुई थी। सभी लोग थोड़े परेशान लग रहे थे और उसकी वजह थी मानवी। वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी थी। कल उसका कॉलेज का पहला दिन था और उसे नए कपड़े चाहिए थे। सुबह ही उसकी दादी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए कपड़े दिलवाएंगी, और अब वो जिद पकड़कर बैठ गई थी कि अब भी कपड़े चाहिए वरना कुछ नहीं खाएगी। चंद्रिका जी उसे पहले ही डांट चुकी थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मानवी ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। उसने साफ कह दिया था, पहले कपड़े फिर खाना। उसके दोनों भाई उसे मनाते मनाते हार चुके थे। आखिरकार उसकी दादी ने उसे शॉपिंग की परमिशन दे दी और उसके छोटे भाई के साथ मॉल भेज दिया। चंद्रिका जी गुस्से से अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, माँ अब हर बार उसकी बात में हाँ मत किया कीजिए, ये ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि दुनिया की नजरों में हम आए। मानवी की दादी मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या उसे सारी जिंदगी कैद करके रखना है? बिल्कुल नहीं, उसे उड़ने दो। जब कॉलेज में एडमिशन देने को मान गई हो तो अब उसे दुनिया भी देखने दो। कब तक उसे इस तरह कैदी बनाकर रखोगी? वो थोड़ी गंभीर होकर आगे बोली, बहुत साल बीत चुके हैं चंद्रिका, 19 साल कोई कम वक्त नहीं होता। उसे जीने दो, रोक टोक करना बंद करो। उसके भी अपने सपने हैं। हमने उसे इतने प्यार से पाला है, इसलिए नहीं कि उसे घर में बंद कर दे। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन मेरी पोती इस घर में कैद रहे ये मैं नहीं मान सकती। उसे जो पहनना है वो पहनेगी, जो चाहिए मैं दिलाऊंगी। चंद्रिका जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रूंधे गले से बोली, मैं पत्थर नहीं हूँ माँ, मैं सिर्फ उसकी फिक्र में डर रही हूँ। 19 साल पहले जो गलती हमने की थी वो कहीं दोबारा ना हो जाए। हमने इतने सालों तक उसे छिपा छिपा कर रखा है। अब आपकी जिद के चलते मैंने उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है। आप जानती है ना कि कितना रिस्की हो सकता है अगर दुनिया की नजर उस पर पड़ गई तो। तभी मानवी के पिता तुषार जी ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ सही कह रही है, तुम्हारी ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस किसी दिन हमें उसके सवालों के घेरे में ले आएगी। तुम उसे क्या जवाब दोगी जब वो पूछेगी कि उसे दुनिया घूमने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? वो भूली है इसलिए आज तक कुछ नहीं बोली, वरना कोई और होता तो अब तक पूछ चुका होता। हमारे दोनों बेटे बाहर जाकर पढ़े, दुनिया देखी, और उसे यहाँ घर में क्यों बंद करके रखा गया? वो तीनों अपने ही दर्द और डर में उलझे हुए थे
उधर मानवी इस वक्त एक बड़े से मॉल के बाहर खड़ी थी। उसने अपने भाई चिराग का हाथ पकड़ा हुआ था, किसी छोटे बच्चे की तरह। चिराग मुस्कुराते हुए उसे मॉल के अंदर ले जा रहा था। दोनों भाई बहन इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि अभय था। ये मॉल अभय का ही था। उसने अपना एक आदमी मानवी के पीछे लगा रखा था, जो हर पल की खबर उसे दे रहा था। जैसे ही मानवी अपने भाई के साथ बाहर निकली, अभय भी चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ा। मानवी को देखने की तलब उसे पागल कर रही थी। वो खुद से बड़बड़ाया, छोटी बच्ची, तुम गलत कर रही हो। तुम्हें सिर्फ मेरा हाथ पकड़ने का हक है। ये रात बहुत मुश्किल से कटेगी। कल तुमसे आमना सामना होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। उसकी मुस्कुराहट इतनी अजीब और दिलकश थी कि पास बैठा माइकल पसीने से भर गया। किसी को नहीं पता था कि अभय का ये पागलपन उसे कहाँ ले जाएगा, पर माइकल जानता था सालों पहले हुए एक हादसे में अभय ने सब कुछ खो दिया था। रायजादा परिवार में बस 2 लोग थे जिन्होंने असली दर्द सहा था, अभय और उसकी माँ। बाकी सब उस सच्चाई से अनजान थे। अभय अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को महसूस कर रहा था, जैसे सालों बाद उसका दिल दोबारा धड़कना शुरू हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ मानवी को अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे पलट कर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। उसका भाई चिराग उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरी मिर्ची, कहाँ खोई हुई है? चल अंदर चलते हैं, तुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता हूँ और साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे। लेकिन मम्मी को मत बताना, वरना तेरे साथ साथ मेरी भी पिटाई हो जाएगी। वो हंसा और आगे बोला, वो सिर्फ तेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए तो वो हिटलर नंबर 1 है। मानवी ने उसे घूरते हुए कहा, मॉम के लिए ऐसा मत बोलो, वो कितनी अच्छी है। हाँ, थोड़ी सी हिटलर टाइप जरूर है। इतना कहकर वो खुद भी हंसने लगी और चिराग के साथ मॉल के अंदर चली गई। ये दिल्ली का सबसे अच्छा मॉल था। यहाँ हर बड़े ब्रांड के कपड़े मिलते थे और अक्सर एक टॉप या जीन्स की कीमत हजारों में होती थी। लेकिन मानवी को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो तो 5,000 के कपड़ों से ही बहुत खुश हो जाती थी। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दादी के लिए यहाँ 5,000 में शायद कुछ भी नहीं मिलता। चिराग उसे एक बड़ी सी शॉप में ले गया, जहाँ ढेर सारे ट्रेंडी टॉप्स और जीन्स लगे थे। उसकी बहन भले ही 19 साल की थी, पर दिल और दिमाग से वो अब भी बच्ची ही थी। चिराग ने एक पिंक कलर का क्रॉप टॉप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये बड़ा शानदार है, कल कॉलेज में यही पहनकर जाना, सब लड़के लट्टू हो जाएंगे तेरे ऊपर। मानवी ने उसे घूरते हुए कहा, मम्मी को बता दूंगी मैं कि तुम मुझे ये सब सिखाते हो। दोनों ने अपनी शॉपिंग 1-2 घंटे में खत्म कर ली। मानवी ज्यादा नखरे नहीं कर रही। शायद वो पहली लड़की थी जिसे शॉपिंग करना आता ही नहीं था। जब मानवी को भूख लगी तो चिराग ने पहले उसे एक अच्छा सा पिज्जा खिलाया और फिर दोनों आइसक्रीम खाने चले गए। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अभय अब भी उसे घूरे ही जा रहा था। मानवी को चिराग के साथ इतना खुश देखकर अभय का खून खौल उठा। उसने गुस्से में सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धीमे स्वर में बड़बड़ाया, छोटी बच्ची, तुम्हें जल्दी मेरी बाहों में आना होगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ मुस्कुराते नहीं देख सकता, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। इस दुनिया में सिर्फ मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसके साथ तुम सच में खुश रह सकती हो। उसकी आंखों में जुनून झलक रहा था। उसने खुद से कहा, पूरी जिंदगी तुम्हें मेरी बाहों में रहना है। तुम्हें मानवी अभय रायजादा बनना ही होगा। तुम इसीलिए इस धरती पर आई हो। पास खड़ा माइकल अभय की दीवानगी से परेशान था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था कि अभय अब उस हद तक पहुंच चुका है जहां से लौटना मुश्किल होता है। उसके चेहरे और बातों से साफ लग रहा था कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। डरते हुए माइकल ने कहा, बॉस, आपकी माँ का 3 बार फोन आ चुका है। आपके छोटे भाई आज ही वापस लौटे हैं। क्या आप घर चलेंगे? इस बीच मानवी अपने भाई के साथ मॉल से निकल चुकी थी। अब वहाँ अभय का कोई काम नहीं बचा था, इसलिए वो भी चुपचाप घर लौटने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे पता था कि अगला दिन सभी के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। वो फैसला जो अब तक सिर्फ उसके दिल में था, कल सबके सामने आने वाला था, और वो फैसला एक तूफान बनकर आएगा। ये तूफान सबकी जिंदगी में हलचल मचा देने वाला था। और मानवी, जो अभी तक अपने कॉलेज के पहले दिन की खुशी में डूबी हुई थी, ये जान भी नहीं पाई थी कि वो एक ऐसे इंसान की दीवानगी का शिकार हो चुकी है जो किसी भी हद तक जा सकता था। क्या चंद्रिका मानवी को अभय रायजादा की होने से बचा पाएगी? क्या हुआ था चंद्रिका के साथ 19 साल पहले? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अभय की कार एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। वो सफेद रंग का खूबसूरत बंगला रात में भी बेहद आकर्षक लग रहा था।
गेट के बाहर सुनहरे अक्षरों में लिखा था रायजादा फैमिली, जिससे साफ पता चलता था कि ये रायजादा मेंशन है। गेट कीपर ने तुरंत गेट खोल दिया। कार गार्डन से होती हुई बड़े से दरवाजे के सामने रुकी। अभय का असिस्टेंट माइकल बाहर निकला और उसके लिए दरवाजा खोला। कुछ देर पहले मानवी को देखकर अभय के चेहरे पर जो खुशी के एक्सप्रेशन थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अब वो फिर से किसी पत्थर जैसे इंसान में बदल चुका था। चेहरे पर सख्त और डराने वाले एक्सप्रेशन। वो पूरे स्वैग में कार से बाहर निकला और हर कदम मजबूती के साथ घर की तरफ बढ़ा। घर के अंदर इस वक्त रौनक थी। पूरा परिवार हॉल में बैठा था और हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। अभय ने कुछ पल वहीं खड़े होकर सबको देखा, फिर आंखें बंद कर ली, जैसे इन लम्हों को अपने जहन में उतार लेना चाहता हो। वो बिना कुछ बोले वहां से जा ही रहा था कि तभी फाल्गुनी जी की नजर उस पर पड़ गई। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आ गई याद तुम्हें घर की? चलो यहाँ आओ, सबसे मिल लो। अभय ने एक नजर अपनी माँ की तरफ डाली। उसकी आंखों में जैसे सवाल थे। मत करो ये सब, मुझे करीब लाने की कोशिश और दूर कर देगी। फाल्गुनी जी उसके हाथ को थामकर उसे सबके बीच ले जाकर बिठा देती। एक पल पहले जो माहौल हंसियों से भरा था, अब वहां एक अजीब सी शांति छा गई। हर कोई अभय की तरफ देख रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह उस पर गोलियां चली थी। वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, चेहरे पर वही सख्त और गुस्से वाले एक्सप्रेशन। तभी लगभग 19 साल की अभय की छोटी बहन तारा वहां आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाई क्या लगते हो आप, लड़कियां मरती हैं आप पर। इतना कहकर वो खुद ही हंसने लगी। अभय ने उसे गुस्से से देखा और कहा, कल तेरा कॉलेज है और तू यहाँ बैठकर गप्पे मार रही है, अपने रूम में जा। तभी अभय की नजर सामने बैठे एक लड़के पर पड़ी जो अभी अभी विदेश से वापस आया था। वो उसका छोटा भाई हारून था। अभय ध्यान से उसे देख रहा था, जबकि हारून उसे नजरें चुरा रहा था। अभय के चेहरे पर एक हल्की तिरछी मुस्कान आ गई। वो बिना किसी भाव के बोला, जो मैं खो चुका हूँ उसका अब मुझे पछतावा नहीं, और जो मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता। उसकी बात शायद उसके भाई ने समझ ली थी। हारून की आंखों में नमी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाइयों के बीच कोई गहरी दरार थी जिससे घर वाले अब तक अनजान थे। सिर्फ उनकी माँ ये सच जानती थी। तभी धीरे से हारून बोला, कैसे हैं भाई? अभय ने उसी कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपनों से मैं हाल कैसे बयां करूं जब गहरे जख्म भी अपनों ने ही दिए हों। उसकी बातें सबके लिए एक रहस्य थी, पर हारून की आंखें अब भर चुकी थी। उसके गालों पर आंसुओं की हल्की नमी झलक रही थी। अभय ने बिना किसी की तरफ देखे अपनी माँ से कहा, मुझे आपसे बात करनी है और मेरा डिनर मेरे रूम में भिजवा दीजिए। सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। हारून ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में डिनर करते हैं। इतना कहकर वो भी चला गया। उसके पीछे पीछे तारा भी चली गई। शायद वो जानती थी कि उसका भाई इस वक्त अपसेट है। वहीं अभय अपने आलीशान कमरे में एक बड़े से सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में फोन था जिस पर मानवी की तस्वीर खुली थी। उसने धीरे से अपना हाथ सीने पर रखा, जहां कुछ इंच ऊपर उसे गोली लगी थी। इस वक्त वो शर्टलेस था। उसके जिस्म पर गोलियों और जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे। सिगरेट के बार बार कश लेते हुए वो मानवी की तस्वीर को देख रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था, कमाल की खूबसूरती है, इतने सालों तक छिपी रही मुझसे। कमाल है ना? यकीन नहीं हुआ मुझे अपनी आंखों पर। तुम मेरे लिए आई हो, अब तुम्हें मेरी बाहों में रहना है, मेरी महबूबा बनकर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वो जालिम हो जो मेरे दिल में उतर गई हो। बस थोड़ा इंतजार कर लो, कल सुबह की मुलाकात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। उधर मानवी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी आंखें उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसने आंखें खोली और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, मानवी तू क्या कर रही है? मम्मी को पता चला ना तो पिटाई होगी। वो खुद से बोली, वो लड़का बार बार क्यों याद आ रहा है? कमाल है, उसका चेहरा भी तो याद नहीं, बस वो आंखें कितनी डरावनी थी। इतना कहकर वो चुप हो गई और खुद को पूरी तरह कंबल में लपेटकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। मानवी अपने कॉलेज को लेकर बेहद खुश थी। उसे लग रहा था जैसे वो खुले आसमान में उड़ने वाली है। उसे अंदाजा नहीं था कि एक और शैतान उसे अपनी मोहब्बत में कैद करने के लिए तैयार बैठा था। उधर हारून के कमरे में जब वो कपड़े बदलकर बाहर आया तो देखा उसकी बहन तारा उसके बेड पर बैठी थी और उसे गुस्से से देख रही थी। वो दोनों भाइयों से छोटी थी, लेकिन दोनों की जान थी। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर बात मानते थे। इसलिए अगर वो किसी से लड़कर भी आ जाए
तो भी कोई कुछ नहीं कहता था। हारून मुस्कुराते हुए बोला, क्या चाहिए तुझे? तुझे तो जाना चाहिए। वैसे भी मुझे भूख नहीं है, मैं मॉम को बोल दूंगा, वो यहीं खाना भेज देंगी। तारा मुस्कुराते हुए बोली, अब बताओ क्या चल रहा है? ऐसा क्या हुआ था? मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन अब सब समझती हूँ। आप और भाई हमेशा अजनबी की तरह मिलते हो, जबकि भाई आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। उसने थोड़ी और गंभीरता से कहा, मुझसे ये बात छुपी नहीं है कि आपको म्यूजिक इंडस्ट्री शुरू करने की परमिशन सिर्फ भाई की वजह से मिली। इस पूरे बिजनेस का बोझ उन्होंने अपने सिर पर लिया है। अब लोग ऐश कर रहे हैं, बस वो ही है जो थकते नहीं। अब बताओ, आप मुझसे क्या छिपा रहे हो? हारून ने आंखें बंद करते हुए धीमे से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उस दिन जब भाई मुझसे खुद सवाल करेंगे, तब तक मुझे खामोश रहने दो। जो हमारे बीच चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी। वो बोला, मैं अभी भी भाई के बदलने की आस में हूँ। शायद कोई ऐसा आ जाए जो मेरे भाई को मुझे वापस लौटा दे, उन्हें फिर से वैसा बना दे जैसा वो पहले थे, उन्हें 9 साल पहले वाली खुशियों में वापस ले जाए। उसकी बातों में जो दर्द था, तारा उसे महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था 9 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने अभय को इस कदर बदल दिया। कोई नहीं जानता था कि उसने इतना अंधेरा कैसे अपना लिया। थोड़ी देर बाद तारा भी अपने कमरे में चली गई। कल उसका कॉलेज था और वो बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह मानवी की नींद तब खुली जब उसकी दादी उसे जगाने आई। उन्होंने उस लड़की को देखा जो पूरी तरह कंबल में लिपटी हुई थी। दादी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे उठाया। मानवी आंखें खोलते ही उनकी गोद में सिर रखकर बोली, गुड मॉर्निंग दादी, आज कितना अच्छा दिन है, मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। फिर वो घड़ी की तरफ देखती हुई बोली, और देखो फिर भी लेट हो गई। दादी ने हंसते हुए कहा, शैतान, मुझे मत सुनाओ कि तुम कॉलेज जाने वाली हो। अगर सच में जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारी हिटलर मम्मी तुम्हें जाने ही नहीं देंगी। इतना सुनते ही मानवी तेजी से बाथरूम की तरफ भाग गई और पीछे से आवाज लगाई, दादी, मम्मी को बोलना मेरा आलू पराठा जल्दी बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। दादी मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। मानवी का फेवरेट नाश्ता बस एक ही था, आलू पराठा। वो दिन में 3 बार भी खा सकती थी, लेकिन चंद्रिका जी की रोक टोक के कारण उसे सिर्फ एक बार ही मिल पाता था। जब मानवी नहाकर बाहर आई तो उसने खूबसूरत टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने जल्दी से अपना बैग तैयार किया, किताबें और मोबाइल रखा और ब्लैक कलर के शूज पहनकर नीचे भागी। जब वो नीचे आई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। आज पहली बार वो कुछ अलग पहनकर आई थी, वरना वो अक्सर कार्टून प्रिंट वाले कपड़े पहनती थी। चंद्रिका जी उसे देखकर थोड़ी हैरान रह गई। शायद उन्हें किसी की याद आ गई थी। उनकी आंखों में हल्का दर्द उभर आया। उन्होंने मानवी से पूछा, ये क्या पहना है तुमने? मानवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा है ना, भाई ने दिलाया है, उन्होंने कहा था कि इसमें मैं बहुत अच्छी लगूंगी। चंद्रिका कुछ और कहती उससे पहले तुषार जी ने कहा, हाँ मेरी परी बहुत प्यारी लग रही है। अब आओ, तुम्हारा पराठा रेडी है, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें छोड़ने भी जा रहा है। तुषार जी की बात सुनकर चंद्रिका चुप हो गई। इधर मानवी ब्रेकफास्ट करके कुछ देर बाद तरुण के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। मानवी अपने भाई तरुण की कार में सामने वाली सीट पर बैठी थी। तरुण खुद ड्राइव कर रहा था। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से जब उनकी कार रुक गई, तभी तरुण को फोन आ गया और वो कॉल में बिजी हो गया, क्योंकि उसकी कुछ मीटिंग से जुड़ा जरूरी काम चल रहा था। तरुण के फोन में व्यस्त होते ही मानवी ने खिड़की खोली और बाहर देखने लगी। ठंडी हवाएं उसके गालों को छूती हुई गुजर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो उस पल को खुलकर महसूस कर रही थी। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब से वो घर से निकली थी, अभय उसे देख रहा था। अभय की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। वो लगातार मानवी का पीछा कर रहा था। उसे नहीं पता था कि एक रेंज रोवर कब से उनकी कार का पीछा कर रही थी। वो कार अब आकर बिल्कुल उनके करीब खड़ी हो गई थी। कुछ ही पलों में रेंज रोवर की विंडो नीचे सरकती है और उसमें से झांकती हुई 2 आंखें सीधे मानवी को घूरने लगती है। शुरुआत में मानवी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसी उसकी नजर उन आंखों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आ गया, ये वही आंखें थी जो उसने उस दिन देखी थी। क्या मानवी को अपना बना पाएगा अभय? क्या है मानवी और अभय के परिवार का अतीत? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।